चलो स्टार्ट करते हैं ना। लास्ट क्लास में टार के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और टार के ऊपर 3 क्वेश्चन भी किए थे। तो आज जो है सबसे पहले हम बकेट वाली प्रॉब्लम्स करेंगे। कौन सी? बकेट वाली। फिर उसके बाद टॉर्क के और क्वेश्चन, इसमें भी टॉर्क है बकेट वाली प्रॉब्लम में भी। समझ आ रही ना? तो हेडिंग डालिएगा बकेट एंड पुली प्रॉब्लम। बकेट एंड पुली प्रॉब्लम ना, देखिएगा। ये पार्ट कहीं ना कहीं लिंक्ड है लॉज ऑफ मोशन से। किससे? लॉज ऑफ मोशन से। यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, ठीक। ये पुली है और इससे एक ये बकेट लटक रही है ना। इसके अंदर ऐसे वायर, क्या कहते हैं, स्ट्रिंग लपेटी हुई है ना। ये नीचे की तरफ गिरेगी। किस तरफ गिरेगी? नीचे की तरफ। तो इसमें रस्सी के अंदर टेंशन क्या होगा? टी होगा ना। एकदम लॉज ऑफ मोशन जैसी प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा फर्क है। इससे पहले जो लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था उसमें पुली मासलेस होती थी। कैसी होती थी? मासलेस होती थी। इसमें पुली का मास होगा स्मॉल एम, और इस बकेट का मास कितना है? कैपिटल एम। बकेट का मास कितना है? कैपिटल एम। अब हमें इसमें पढ़ना होता है क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना होता है। क्या चीज़? जैसे लॉज ऑफ मोशन में ऐसी प्रॉब्लम पढ़े थे तो 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी होती थी, एक टेंशन और दूसरा एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन का हम जुगाड़ करते हैं। अगर एक्सीलरेशन आ जाएगा तो टेंशन अपने आप आ जाएगा। समझ आ रही ना बात? तो चलिए देखिएगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा। इसमें नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg लगेगा ना। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? टेंशन। और इसका एक्सीलरेशन किधर है? नीचे की तरफ ना। एक्सीलरेशन किधर होगा? नीचे की तरफ। तो अब न्यूटन सेकेंड लॉ लगा लेंगे। नेट फोर्स, नेट फोर्स इस बकेट पे कितना लग रहा है बताइएगा। इस बकेट पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? इस बकेट पे नीचे वाला बड़ा है ना, mg बड़ा है और टेंशन छोटा है, तो कितना हो जाएगा? mg माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन, ये हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? अब देखिएगा, एक्सीलरेशन का हम जुगाड़ करते हैं। अच्छा, ये mg कैपिटल एम है, इसमें कंफ्यूज ना करिएगा। इसका मास कैपिटल एम है और इसका मास कितना है? पुली का मास कितना है? स्मॉल एम। तो अभी ये बकेट पे लगाया हमने फ्री बॉडी ना। बड़ा कौन था? mg। टेंशन क्या था? छोटा। इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब देखिए एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा। देखिए टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर टेंशन लग रहा है तो नीचे भी क्या लगेगा? टेंशन ना। और ये वाली चीज क्या है? आर रेडियस है। क्या है? आर रेडियस। अच्छा, टेंशन एक फोर्स है ना, रेडियस से कैसा लग रहा है? परपेंडिकुलर। तो ये क्या बना देगा? टॉर्क। तो इसको क्या करेगा? घुमाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू अल्फा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सिलरेशन। यहां तक क्लियर है? अब टॉर्क देखिए कितने के बराबर है? टेंशन इंटू आर के बराबर है, आई इंटू अल्फा। अगर आपको याद हो, ध्यान से सुनिएगा, अल्फा मैंने आपको बताया था सर्कुलर मोशन में। अल्फा देखो, ये वाला रिलेशन अगर आपको याद हो, थीटा को किससे मल्टीप्लाई करो? आर से, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट बन जाता है ना। अगर एंगुलर वेलोसिटी को आर से मल्टीप्लाई करो तो लीनियर वेलोसिटी बन जाती है ना। ऐसे ही एंगुलर एक्सीलरेशन को आर से मल्टीप्लाई करो तो लीनियर एक्सीलरेशन बन जाता है। और वो कौन सा होता है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। कौन सा होता है? टेंजेंशियल। ये तीनों रिलेशन मैंने आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था। समझ आ रही है?
तो अब यहां से एंगुलर एक्सिलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टेंजेंशियल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए टेंजेंशियल। अच्छा इसकी रेडियस आपने कितना ली है, ए टेंजेंशियल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, देखिएगा ए टेंजेंशियल डिवाइड बाई इसकी जगह पे स्मॉल आर लेंगे, क्योंकि हमने रेडियस को क्या लिया है स्मॉल आर, तो ये रेडियस ही है, तो रेडियस की जगह पे क्या हो जाएगा स्मॉल आर, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू ए टेंजेंशियल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ये टेंशन की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पे कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा एम जी माइनस टी की जगह पे कितना हो जाएगा आई ए टेंजेंशियल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा ये बताओ, ये जो टेंजेंशियल एक्सिलरेशन इसका है ना, वही एक्सिलरेशन बकेट का नीचे है, तो ये भी क्या है टेंजेंशियल ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए टेंजेंशियल, इसको इधर लेके चले जाओ, तो एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए प्लस आई ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ए कॉमन ले सकते हो, अब टेंजेंशियल नहीं लिख रहा हूँ, एक्सिलरेशन एक ही है, तो ए हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा एम प्लस आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसको इधर लेके चले आओ, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई ए और क्या हो जाएगा वो सॉरी ए निकाल लें एम प्लस आई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, समझ आ रहे हैं, ये हो गया आपका फार्मूला एक्सिलरेशन। एक बात मुझे बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं किसका होगा डिस्क का, ये जो है व्हील। अच्छा व्हील कई तरह का हो सकता है, ये डिस्क की तरह से हो सकता है पूरा भरा हुआ डिस्क की तरह से हो सकता है, और ये हो सकता है रिम की तरीके से हो, कैसा हो रिम की तरीके से हो, तो डिस्क होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, और रिंग होगा तो एम आर स्क्वायर होता है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता रहेगा, इसीलिए यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं पुट की है, क्योंकि जैसा ये कहेगा हो सकता है डिस्क रहे, हो सकता है रिंग रहे, समझ आ रहे, तो उसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे। अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसका होगा तो मास इसका होगा ना, तो इसमें जो मास आएगा इनर्शिया में वो स्मॉल एम आएगा, और ये जो कैपिटल एम है वो किसका है बकेट का है, समझ आए। तो अच्छा ये बताओ, मान लेते हैं रिम है, ये क्या है रिंग टाइप का, ओए रुक जाओ, ये व्हील कैसी है रिंग है, अगर रिंग है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर करोगे स्मॉल एम होगा ना, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इससे पता चलता है एक्सिलरेशन जो है डिस्क की रेडियस पे नहीं डिपेंड करता, मतलब ये जो व्हील है ना व्हील की रेडियस पे डिपेंड नहीं कर, क्योंकि इनर्शिया में आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो एक्सिलरेशन होता है वो इसकी रेडियस पे नहीं डिपेंड करता, लेकिन इसके मास पे डिपेंड जरूर करता है, क्योंकि यहाँ पे मास रह जाएगा, समझ आए। तो आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, एक्सिलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या चीज, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, किसकी रेडियस ऑफ व्हील, ये जो व्हील लगी हुई है समझ आ रहे ना, व्हील की रेडियस पे इंडिपेंडेंट होता है, हाँ मास पे डिपेंडेंट होता है, क्या होता है मास पे डिपेंडेंट, तो यहां पे लिख लीजिएगा बट एक्सिलरेशन इज मास डिपेंडेंट, ठीक है। समझ आई ये बात, कोई दिक्कत, चलो अगली बात, एक मैं लॉजिक बताता हूं उससे अब हम करेंगे, क्योंकि
लेंदी करना पड़ जाता है ना, मतलब इतना लंबा कौन करेगा वहां पे बैठ करके ना। ध्यान से सुनो, एक आंसर दीजिएगा। ओए रुक जाओ, अगर ये मासलेस होता, ये मासलेस होता, एम की वैल्यू क्या होती? जीरो होती। ये डिस्क जो है या रिम जो है मासलेस होती। अगर ये मासलेस होती तो ये टर्म होता, ये टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाता। ये टर्म जीरो हो जाता, एम और एम क्या हो जाता? कैंसिल। एक्सिलरेशन कितने के बराबर होता? जी के। मतलब किसी बकेट को अगर नॉर्मली ऐसे छोड़ देते तो वो किससे गिरता? जी से। अगर ये कैसा होता? मासलेस होता। ये पुली कैसी होती? मासलेस होती। पुली के मास की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इससे पता चलता है एक काम नहीं कर सकते हम, जैसे एक्सिलरेशन इज इक्वल टू क्या होता? जी होता। एक्सिलरेशन इज इक्वल टू क्या होता? जी होता। तो पहले जो, अच्छा एक और बताता हूं फिर उसके बाद थोड़ा सा फील करिएगा। जैसे मान लेते हैं ये वाला सेटअप है, एक और सीख लो फिर उसके बाद। ये पुली सिस्टम है, यहाँ पे दो मासेस लगे हुए हैं, दो मासेस लगे हुए हैं, M1 M2 ना, M1 M2, और M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 इज ग्रेटर देन M2 ना, ये वाली बात है। और इसका जो मास है इसका पुली का, वो स्मॉल है। कितना है? स्मॉल है। अब ध्यान से सुनना, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, M1 क्या है? बड़ा है। तो M1 बड़ा है, इधर क्या लगेगा? M1, ये कैपिटल M है दोनों, और ये स्मॉल m है, तो कितना हो जाएगा? M1 जी। और इधर क्या लगेगा? टेंशन। यहां तक क्लियर है ना? इधर क्या लग रहा है? M1 जी। और ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन लग रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर ये पुली मास लेस होती तो इस रस्सी में टेंशन सेम होता ना? टेंशन क्या होता? सेम होता। लेकिन ये पुली कैसी है? इसके पास मास है। तो अगर मास होगा तो इधर की तरफ अगर टेंशन T1 है तो इधर की तरफ क्या होगा? T2 होगा। इधर की तरफ क्या होगा? T2 होगा। रस्सी के ये जो क्या कहते हैं, अगर पुली मासलेस होती तो टेंशन क्या होता? सेम होता। इसके पास मास है इसलिए टेंशन क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? अब देखिएगा अगली चीज ध्यान से, नीचे की तरफ क्या लगेगा? M2 जी लगेगा। हाँ, टेंशन क्या हो जाएगा अभी मैं बता रहा हूं, पहले इसको समझ लीजिए। अभी ये मान के चलिए अगर ये कैसा होता? मासलेस होता। तो मासलेस होता तो टेंशन दोनों में क्या होता? सेम होता। लेकिन मासलेस ना होने की वजह से टेंशन क्या होगा? अलग अलग होगा। समझ आ रही ना? अब देखिएगा, सबसे पहली चीज इसको बैलेंस करते हैं लॉज ऑफ मोशन से। अगर इधर बैलेंस करोगे, इधर देखोगे तो एक्सिलरेशन किधर है? नीचे। और इसका एक्सिलरेशन किधर होगा? ऊपर। एक्सिलरेशन इसका किधर होगा? नीचे। इसका मास ज्यादा है और इसका एक्सिलरेशन क्या है? होगा ऊपर, क्योंकि इसका मास क्या है? कम है। अब अगली चीज देखिएगा, सबसे पहले इस पे फ्री बॉडी लगाते हैं। बड़ा कौन है? नीचे वाला M1 जी, माइनस क्या हो जाएगा? T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 इंटू ए, मास इंटू एक्सिलरेशन। पहला पार्ट हो गया। इस वाले में बड़ा कौन है? T2। तो क्या लिखोगे? T2 माइनस M2 जी, ये कैपिटल M है, M2 जी, M2 जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M2। दो इक्वेशन बन गई। एक पुली की इक्वेशन देखिएगा, पुली की, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। यहां पे देखिएगा, टेंशन जो लग रहा है इस वाली रस्सी में, इधर क्या लग रहा है? T1। और इधर क्या लग रहा है?
इधर क्या लग रहा है, T2 ना। देखिएगा एक सेकंड के लिए, यहां पे ये वाली क्या होगी, रेडियस R, और यहां पे रेडियस क्या होगी, R। अब ध्यान से सुनना है, 1 मिनट। ये इसकी एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट दो टार्क लग रहे हैं। एक ऐसे लग रहा है, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एक ऐसे लग रहा है, ये कैसा है, अरे ये वाला नहीं समझ आ रहा है। ये इसकी एक्सिस है, ये T1 कैसा बना रहा है, टॉर्क ऐसा बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और T2 कैसा बना रहा है, क्लॉकवाइज। तो एक पॉजिटिव है और दूसरा कैसा है, नेगेटिव। अच्छा किधर किधर ये डाउन हो रहा है, इधर नीचे आ रहा है ना, तो कौन सा टॉर्क ज्यादा है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या है, ज्यादा है, और ये क्लॉकवाइज वाला क्या है, कम है। तो क्या हो जाएगा, T1R फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या कहलाएगा, टॉर्क। और ये कैसा है, क्लॉकवाइज, वो एंटी क्लॉकवाइज कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव। और ये वाला कैसा होगा, ये वाला कैसा होगा, T2 इंटू आर, ये कैसा होगा, T2 इंटू आर, और कैसा होगा, माइनस होगा। ये आपका क्या निकल के आ रहा है, नेट टॉर्क। नेट टॉर्क इज इक्वल टू टाउ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है, आई अल्फा होता है। जैसे एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। वैसे टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, आई अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अल्फा। अभी पिछले पेज में हमने देखा था, अच्छा आर कॉमन ले सकते हो, आर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, और यहां पे क्या हो जाएगा, आई अल्फा क्या होता है, ए बाई आर ना। आर को इधर लेके चले आइए, आर को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए बाई आर स्क्वायर ना। अब आपको वो आंसर मिल जाएगा। अगर ये दोनों बराबर होते तो नेट टॉर्क होता, तो ये चल पाता नीचे, ये चल रहा है ना ऐसे, ये नीचे गिर रहा है ना, और ये किधर जा रहा है, ऊपर। क्यों जा रहा है, क्योंकि ये वाला टॉर्क क्या है, ज्यादा, और ये वाला टॉर्क क्या है, कम है? तो यही तो मास टॉर्क बना रहा है। ये मास ज्यादा होने की वजह से इधर टेंशन ज्यादा है, और इधर क्या है, टेंशन कम है। तो टेंशन नहीं, टॉर्क है ये। हाँ, मासलेस होता तब ये वाला टॉर्क का कॉन्सेप्ट ना होता, तब फ्रिक्शन नहीं होता। इसके अंदर, रस्सी के अंदर और ब्लॉक के अंदर, अगर इसके पास मास है ना, क्या है, मास है, तो उसकी वजह से क्या है, फ्रिक्शन है ना इसके अंदर। इससे पहले क्या होता था, फ्रिक्शन हम कंसीडर नहीं करते थे। समझ गए ना। ये नेट टॉर्क होगा, नेट टॉर्क होगा तभी ये गिरेगा। समझ आ रही ना बात, नेट टॉर्क होगा तभी ये गिरेगा। इससे पहले हम स्लिपिंग पढ़ते थे, इससे पहले वो क्या करता था, फ्रिक्शन नहीं होता था तो स्लाइड कर जाता था जिसका मास ज्यादा होता था। क्लियर रहेगा, अरे जल्दी, यहां तक क्लियर है ना। अब इसके बाद इसको यहां पे रख लो, यहां पे रखेंगे इस वाली वैल्यू। हाँ बोलिए, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए बाई आर स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन हो गई, बोलिए। हाँ हाँ, नहीं, ये ऐसे है एक्सिस ना, ये कैसा बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होता है, और ये वाला कैसा होगा, नेगेटिव। तो दोनों को ऐड करोगे ना, नेट टॉर्क, तब उसे बोलते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अरे मैं वेक्टर भी पढ़ाया हूं यार। टॉर्क की डायरेक्शन किधर होती है, टॉर्क की डायरेक्शन किधर होती है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो अगर बाहर की तरफ है, क्लॉकवाइज घूमेगा तो अंदर की तरफ होगा। तो अगर दो वेक्टर अपोजिट में हो तो माइनस ही तो करते हैं। समझ आ रही ना बात। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए, क्या कटेगा देखिएगा, क्या क्या कट जाएगा, T1 से T1, T2 से T2, क्या बचेगा, M1G माइनस
m2g इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, m1a प्लस m2a प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर, इतना बचेगा। अच्छा यहां से मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एक्सीलरेशन, तो ए कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, m1 प्लस m2 प्लस आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, m1 माइनस m2g ना, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 माइनस m2g डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा आंसर। समझ आ रही ना बात? एक मिनट रुको, इतना लंबा करना नहीं है आपको, मैं आपको एक जुगाड़ बता रहा हूं, हाँ सुन तो लो, जुगाड़ सुन लो फिर उसके बाद इसको करना। जुगाड़ क्या होगा, लॉज ऑफ मोशन जब हम पढ़े थे ना, इसको मासलेस मानिए, इसको मासलेस मानिए, मैंने एक जुगाड़ बताया था, एक्सीलरेशन हमेशा होता है, यहां पे जुगाड़ बता रहा हूं, एक्सीलरेशन हमेशा होता है एफ नेट डिवाइड बाई टोटल मास, यही होता है, एफ नेट डिवाइड बाई टोटल मास। पूरे सिस्टम, पूरे को मान लीजिए सिस्टम, m1 क्या है, बड़ा है, और m2 क्या है, छोटा है। अच्छा नीचे फोर्स कितना लग रहा है, m1g, और इधर कितना अपोज हो रहा है, m2g से, कौन सा ज्यादा ताकतवर है, m1g। तो m1g, अगर इस पूरे को आप सिस्टम मान रहे हो, इस पूरे को, इतने को आप सिस्टम मान रहे हो ना, तो इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक खींच रहा है m1g से और एक अपोज कर रहा है m2g से, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, m1 माइनस m2g ना, इतना होगा, डिवाइड बाई टोटल मास, टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2, ये बगैर, ये किसके, जब पुली कैसी हो, मासलेस हो। अब इस आंसर में खाली आपको क्या करना है, एक पुली है तो यहां पे प्लस आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर कर दो, समझ आ रही ना बात, आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ आई बात, पहले आप कैसा लोगे, पुली कैसी लोगे, मासलेस, मासलेस की एक्सीलरेशन की इक्वेशन लिखोगे, फिर सीधा आप क्या कर दोगे, एक नीचे डिनोमिनेटर में एक ऐड कर देना, आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, बस आपका आंसर हो जाएगा। वही था, वही जुगाड़ था पिछले वाले में भी, तो इसलिए मैंने दो बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। समझ गए ना, एक्सीलरेशन पूछेगा, समझ आ रही ना बात है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर बता रहा हूं, यहां से आ जाएगा एक्सीलरेशन। एक और बता रहा हूं, है टॉर्क नहीं, यही पूछेगा एक्सीलरेशन है। एक और कराता हूं, एक का आंसर दीजिए, फिर आपको थोड़ा फील आ जाए कि दे पाते हो कि नहीं आंसर। एक और बता रहा हूं, इस चीज को अभी आपको कितना लिखना है आपको समझ आ जाएगा, एक का जवाब देना। ये पुली है ना, और यहां पे रखा हुआ है एक मास m1, ये है m2, ठीक है, m1 m2। अब देखिए इसका मास m है, इसका मास कितना है m, पुली का, पुली मासलेस नहीं है, पुली के पास क्या है, मास है। अब देखो सबसे पहले आप अपनी तरफ से डिसाइड कर लो, देखना ध्यान से, इसका लिखना है मुझे एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन लिखना है, एक्सीलरेशन क्या होता है, एफ नेट डिवाइड बाई टोटल मास, और पुली को कैसा लूंगा मैं, मासलेस, कैसा लूंगा, मासलेस। देखिएगा एक मिनट, नीचे क्या लगेगा, m2g लगेगा ना, नीचे लगेगा m2g। अच्छा अपोज में कोई होगा, एक चीज हो सकती थी, फ्रिक्शन हम मान रखे हैं, फ्रिक्शन नहीं है, क्या मान रखा है, फ्रिक्शन नहीं। अच्छा ये बताओ नेट फोर्स कौन सा है, m2g, नेट फोर्स कौन है, m2g डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2, लिख लिया। अब पुली अगर मास फुल है, मासलेस नहीं, मास फुल है, अगर मास फुल है तो इसका इनर्शिया डिवाइड बाई क्या कर दो, बस आंसर हो गया। समझ रहे, तो बस आपको जुगाड़ आना चाहिए, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना, कर ले जाओगे।
और रही बात टॉर्क की, अगर आपको लगता है यहाँ पे अगर टॉर्क निकालना होता, मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी 2-3 क्वेश्चन उस पर भी मैं अलग से कराऊंगा टॉर्क का स्पेशली, समझ आ रहे हैं? देखना ध्यान से, इधर टेंशन कितना होगा बताइए, T2, तो इधर भी कितना होगा T2, इधर कितना होगा T1, इधर कितना होगा T1। अब अच्छा ये बताओ, ये रेडियस R है और इधर रेडियस, इधर वाली रेडियस R है ना, देखो इस वाली रेडियस पे ये टॉर्क बनाएगा और इस वाली रेडियस पे ये टॉर्क बना। अच्छा ये कैसा टॉर्क बना रहा है बताइए, ऐसे बना रहा है ना, तो ऐसे बनाएगा तो क्लॉकवाइज, और ये कैसा बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले लेना और उसको क्या ले लेना माइनस। नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा, नेट टाउ नेट इज इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा, अल्फा कितने के बराबर होता है ए बाई आर के। अच्छा देखो ये वाला टॉर्क कैसा बना रहा है T1 इंटू आर, ये मान लेते हैं इसकी रेडियस कितना है आर है, तो कितना हो जाएगा T1 इंटू आर, कैसा बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज, माइनस T2 कैसा बना रहा है क्लॉकवाइज, तो T2, देखो टॉर्क भी लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा फार्मूला आपको लिखना आना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है एक्सीलरेशन। चलो अब कर लो, अब समझ में आ गया होगा आपको कैसे क्या करना है, ठीक है? पूरा मत लिखो, मेरे ख्याल से इतने में काम निपट जाएगा। हाँ अगर आप चाहते हो एक का लिखना तो लिख लो, मैं रोक नहीं रहा हूं, अगर आपका काम इतने से चल जा रहा है तो क्या जरूरत है। चलो नेक्स्ट देखो, ये वाला लिख लो, इसको आपके लिए होमवर्क रहेगा, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ना, 3 इक्वेशन बनेगी, एक टॉर्क से बन गई और एक इससे बन जाएगी फ्री बॉडी से, एक इससे बन जाएगी, 3 इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करके देखिएगा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपसे, ठीक है? थोड़ा इससे कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी आपकी। हो गया, चलो एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, प्योरली टॉर्क के ऊपर है, एकदम सिंपल सा। A rope is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg, hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? एक रस्सी है, ये सिलेंडर है, ओए सुनो, ये सिलेंडर है, इसके ऊपर रस्सी लपेटी हुई है ना, रस्सी लपेटी हुई है। अब कह रहा है ये हॉलो सिलेंडर है, कैसा है हॉलो सिलेंडर है। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ रोप इज पुल्ड विथ ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। इस रस्सी से, इस सिलेंडर से जो रस्सी लपेटी हुई है उसको मैंने 30 न्यूटन फोर्स से खींच दिया, तो ये घूमने लगेगा ना, ये घूमने लगेगा। अगर 30 न्यूटन से खींचने पे घूमने लगेगा तो आपसे पूछ रहा है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होता है आई अल्फा होता है। अच्छा टॉर्क का एक और फार्मूला पढ़े, आर इंटू एफ इज इक्वल टू क्या होगा आई अल्फा। आर कितना है, रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर, और फोर्स कितने से खींचा है आपने 30 से ना, और आपसे पूछा क्या है अल्फा, अल्फा पूछा है, अल्फा छोड़ दीजिए। अच्छा कैसा सिलेंडर है, हालो, हालो सिलेंडर अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है हालो का, हालो सिलेंडर रिंग जैसा होता है ना, एम आर स्क्वायर होता है, क्या होता है एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितना दी हुई है 3 kg, और रेडियस कितना दी हुई है 0.4 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा अल्फा 0.4 इंटू 30, 0.4 से 1.4 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इज ये कितना हो जाएगा 1.2, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 1.2, यही आंसर आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ना, एकदम सिंपल, बस वैल्यूज पुट करनी थी। समझ आया,
हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर होता है? जो रिंग का होता है। रिंग का कितना होता है? mr²। इसका भी mr²। कर लो कंप्लीट। तीन तीन क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3। उस दिन मैं बताया था ना कि 125 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं पिछले 30 साल में इस चैप्टर से। तो एवरेज लगाई जाए तो 3 क्वेश्चन से ज़्यादा बनता है। अरे 33 जा 90 ही तो होता है कि नहीं? हाँ चलो देखो। हाँ तब तक आप करिए, मैं ढूंढ लूँ एक क्वेश्चन। अभी इधर लिख रहे हो? कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? है ये ना। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। है नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखिए, ट्राई करिए। ओए, हालो की जगह पे क्या कर दिया है? सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं पहले ही बता देता हूँ, mr²/2 होता है सॉलिड सिलेंडर। अब करिएगा, मास कितना है 50 kg और रेडियस कितना है 0.5 मीटर। इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है। ए massless string is wound around the cylinder with one end attached to it and other end hanging freely. Tension in the string required to produce an angular acceleration of 2 revolution per second square. इस बार एंगुलर एक्सिलरेशन दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ रहा है? फोर्स पूछ रहा है, टेंशन। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा ना। और टॉर्क क्या होता है? टेंशन या फोर्स इनटू क्या होता है? रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा? आई अल्फा। आपको सब कुछ दिया हुआ है। आर की वैल्यू कितना दी हुई है? 0.5 ना। आई क्या होगा? mr²/2। और ये क्या हो जाएगा? अल्फा। समझ आ रही? अब अल्फा की वैल्यू दी हुई है, यहां पे अल्फा कितना दिया? एक चीज देखिएगा, आपको दिक्कत करेगी। अल्फा की यूनिट दिया हुआ है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिवॉल्यूशन को रेडियन में बदलना है तो कितने से मल्टीप्लाई? 2 पाई से। एक रिवॉल्यूशन कितने का होता है? एक चक्कर कितने का होता है? 2 पाई। तो रिवॉल्यूशन को एंगल में बदलना है तो 2 पाई से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 4। अल्फा हाँ सही है। अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मास कितना दिया हुआ है? मास कितना दिया हुआ है? 50। और रेडियस कितना? 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अल्फा की वैल्यू कितना है? 4 पाई। यहाँ से 1.5 कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा। अप्रॉक्स जो आंसर होगा 157। एक क्वेश्चन मैं कराता हूं जिसमें बहुत कुछ एक्सिलरेशन, टेंशन सब कुछ पूछा है। ठीक है। ये वाला देखिए। ठीक है। कह रहा है ए सिलेंडर ऑफ मास m। इस सिलेंडर का मास कितना है? m है। इज सस्पेंडेड थ्रू 2 स्ट्रिंग्स wrapped around it as shown in figure। पहला द टेंशन इन द स्ट्रिंग और दूसरा बताना है द स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ द सिलेंडर एज इट फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस h। ये 2 चीजें पूछा है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन तक हम तभी पहुंचते हैं जब हमें एक्सिलरेशन पता होता है। क्या पता होता है? एक्सिलरेशन पता होता है, तब हम जाके कहाँ तक पहुंचते हैं? टेंशन तक। तो सबसे पहले एक्सिलरेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन निकालने के लिए हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले
नीचे की तरफ क्या लग रहा है बताइए, नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg, तो ये हो गया mg। ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है T, और T कितना लग रहा है 2T, तो ये हो गया आपका नेट फोर्स ना। नेट फोर्स किसके बराबर होता है, ये हो गया नेट फोर्स ना, एफ नेट, एफ नेट हो गया, बराबर होता है किसके, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास इंटू एक्सीलरेशन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला स्टेप देखिए, मैं 2T को हटाना चाहता हूं, 2T को देखना कैसे हटाएंगे। अच्छा ये टेंशन लग रहा है, टेंशन जो लग रहा है ध्यान से सुनना, ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है ठीक। अगर सिलेंडर की एक चीज आप देखिएगा, कोई मार्कर ज्यादा सही रहेगा, ये देखो ये सिलेंडर है, इसके ऊपर धागा लपेटा हुआ है ना, तो ये किधर खुल के गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। अच्छा नीचे अगर गिर रहा है तो इसकी ये वाली रेडियस होगी इधर की तरफ, रेडियस ये होगी ना, रेडियस, और ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे क्या कर रहा है, ये खुल रहा है ना ऐसे, तो टार्क कैसे लग रहा है, टार्क ऐसे लग रहा है, और रेडियस टी आर के बराबर ना, किसके बराबर, टी आर के। तो एक इंच से कितना लग रहा है बताइए, एक इंच से कितना लग रहा है टी आर। अच्छा ये बताओ ये कैसा लग रहा है, टेंशन ऊपर है, आर ऐसे है, तो कैसा है ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसा है प्लस, अगला भी धागा इधर ही से है, सेम डायरेक्शन, तो वो भी क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस टी आर। ये हो गया नेट टार्क इज इक्वल टू क्या होगा आई अल्फा, अल्फा कितने के बराबर होता है ए बाई आर, आर को इधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा 2T इज इक्वल टू आई ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2T की जगह पे mg, और ये कितना हो जाएगा आई ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए, इसको उधर लेके चले जाओ, mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉमन ले लो तो क्या बचेगा m प्लस आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एक चीज आप समझिए, ये जो m है ये किसका मास है, सिलेंडर का मास है, किसका मास है सिलेंडर, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है सिलेंडर का। क्या हुआ, क्या तीसरा, अच्छा ऑप्शन, हाँ अभी बता रहा हूं, यहां तक हो गया, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg डिवाइड बाई m प्लस आई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, तो ये mg डिवाइड बाई m प्लस, अच्छा मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे खाली सिलेंडर लिखा हो या खाली स्फीयर लिखा हो तो आप उसको सॉलिड मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, नीट के पेपर में अगर खाली स्फीयर लिखा हुआ है या खाली सिलेंडर लिखा हुआ है तो आप हालो नहीं मानेंगे, उसको क्या मान के चलेंगे सॉलिड। तो सॉलिड का कितने के बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना आ जाएगा बताइए mg डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2m प्लस m कितना हो जाएगा 3m डिवाइड बाई 2 लिखने से बेहतर है कहाँ लिख लीजिए ऊपर, m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा 2g बाई 3। ये क्या आ गया एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आने के बाद अब चाहे आप इस इक्वेशन से निकाल लीजिए और चाहे आप इस इक्वेशन में रख करके टेंशन निकाल लीजिए, आ जाएगा, समझ आ, इसमें रखोगे तो दिक्कत में आओगे, रीजन क्या है फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखना पड़ेगा, इसमें आसानी से आ जाएगा, इसमें आसानी से कैसे आ जाएगा मैं दिखा देता हूं, mg माइनस कितना है 2T इज इक्वल टू कितना है मास इंटू एक्सिलरेशन कितने के बराबर आया 2g बाई 3 के बराबर आया, तो 2T को उधर कर लो, 2T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg माइनस 2mg बाई कितना 3mg माइनस 2mg कितना हो जाएगा mg बाई 3, और ये कितना हो जाएगा 2T, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mg बाई 6, कौन सा आंसर है mg बाई 3 mg बाई 6, चाहे ये सही होगा चाहे ये सही होगा ना। अच्छा दूसरा ऑप्शन भी बता देता हूं, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, क्या पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्पीड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है
स्पीड पूछ रहा है कितनी है डिस्टेंस पे, h ना, तो h डिस्टेंस पे सीधा ये लगा सकते हो कि नहीं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 2। a की जगह पे कितना आ रहा है, a की जगह पे कितना 2g/3 और s की जगह पे क्या हो जाएगा h, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा ना, v इज इक्वल टू कौन सा d वाला से। समझ गए ना। देखिए इसमें मैंने सारी चीजें निकाल दी, एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें सब कुछ हो। ओए एक ये वाला क्वेश्चन करो, ये डिफरेंशिएशन पे है 1D जैसा। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन दी हुई है, टॉर्क पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अच्छा द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स 0, इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय द इक्वेशन। ठीक है, आपसे टाइम पूछ रहा है, वो टाइम बताइए जब टॉर्क क्या होगा 0 होगा। अच्छा एक बात बताना, एक मिनट ध्यान से सुनना, जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देता था, तो आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है वेलोसिटी, फिर डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है एक्सीलरेशन। ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर एंगुलर एक्सीलरेशन को इक्वल टू 0 कर दोगे तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा 0, टाइम की वैल्यू निकल आएगी, वही टाइम पूछ रहा है। समझ आ रहे, देखो इसको डिफरेंशिएट करो d θ/dt ना, तो ये कितने के बराबर होगा, ये एंगुलर वेलोसिटी है ना, कितने के बराबर होगा 3 आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 60 ना, और ये कितना हो जाएगा -60² ना, और ये कितना हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12t, इतना हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएट करो ओमेगा को d⍵/dt, तो क्या आ जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन कितने के बराबर हो जाएगा 12t, और ये कितना आ जाएगा -12। अच्छा क्या बोला है, टॉर्क जब 0 हो, टॉर्क 0 कब होगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आई अल्फा, अगर अल्फा 0 होगा तो टॉर्क क्या होगा 0। वो टाइम पूछ रहा है जब एंगुलर एक्सीलरेशन या टॉर्क क्या होगा 0 होगा, तो इसकी जगह पे 0 पुट करो, तो 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12t -12, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। कौन सा सही होगा पहला, जब टाइम 1 सेकेंड हो रहा होगा तो टॉर्क क्या होगा 0। हो गया। और देखिए टॉर्क पे वैरायटी, टॉर्क बहुत पढ़ा दिया मैंने, पूरा टॉर्क चलो ये वाला बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नीट का PYQ है। ठीक है, देखिएगा, ए रॉड PQ, चलिए रॉड PQ, मास m लेंथ L इज हिंज एट एंड पॉइंट P, एट एंड पॉइंट P। इस वाले एंड पे रॉड क्या है हिंज्ड है, हिंज मतलब फिक्स्ड, इस वाले पॉइंट ना, इस वाले पॉइंट पे हिंज है। आगे कह रहा है द रॉड इज केप्ट हॉरिजॉन्टल बाय ए मासलेस स्ट्रिंग टाइड टू पॉइंट Q, यहाँ पे एक रस्सी बांध करके हॉरिजॉन्टल रॉड को रखा गया। अब इसके बाद कह रहा है व्हेन स्ट्रिंग इज कट, अगर स्ट्रिंग को यहाँ से कट कर दो, यहाँ से कट कर दो, यहाँ से स्ट्रिंग को कट कर दो, तो कट करने के बाद कह रहा है द इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द रॉड इज, इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन आपसे रॉड का पूछ रहा है। समझ आ रही ना, अगर यहाँ से कट कर दो तो इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन रॉड का क्या हो, ये क्वेश्चन है हमसे। तो इसको अगर करना है, ट्राई करेंगे आप कि मैं बताऊं है। सबसे पहले जब आप यहाँ से कट करोगे ना, तो इसके पास पूरी रॉड का मास कहाँ पे होगा, पूरी रॉड का मास कहाँ पे होगा सेंटर में,
अच्छा इसकी लेंथ कितनी है, एल है, तो जब यहां से कट करोगे तो mg नीचे लगेगा, mg किधर लगेगा, नीचे। अब एक बात ध्यान से सुनना, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। अब ऐसे क्वेश्चन में आप एक चीज नई सीखेंगे, टॉर्क का फार्मूला अभी तक जानते थे, कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज नई क्या सीखने को मिलेगी, देखना टॉर्क कौन सा फोर्स बना रहा है जब यहां से कट करोगे, mg ना, mg और डिस्टेंस कितने के बराबर है, l/2, ये वाली दूरी कितने के बराबर है, पूरी लेंथ कितना है, l है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, mg इंटू फोर्स हो गया इंटू डिस्टेंस कितना, l/2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सिस यहां पे है और रॉड यहां पे है ना, ऐसे घूम रही है, तो इसके लिए जानते हैं कितना होता है, ml²/3 होता है, कितना होता है, ml²/3 होता है। अब कुछ लड़का ये गलती ना करेगा, ध्यान से सुनना, टॉर्क जिस एक्सिस के अबाउट निकाला है, टॉर्क जिस एक्सिस के अबाउट निकाला है, उसी एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चाहिए। टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों की एक्सिस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नहीं समझ आई, यहीं पे दिक्कत, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क कितने के बराबर है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये फोर्स हो गया। अब इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो रॉड का पढ़ाया हूं, अगर ऐसे एक्सिस हो तो इसके लिए कितना होता है, ml²/12 होता है, और अगर ऐसे एक्सिस हो ऐसे, तो इसका होता है ml²/3 होता है, ये होता है। समझ आ रही ना बात, जब एंड से घूमे तो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है ना रॉड, तो कितना होगा, यही वाला केस बन रहा है, समझ आए, तो कितना होगा, ml²/3 है, एक्सिस ऐसे है, ऐसे घूम रहे, इसमें एक्सिस ऐसे है, ऐसे घूम रही, बात तो सेम है ना। हाँ कौन सा, हाँ शायद वही होगा, ठीक है, सही है, थर्ड वाला सही। क्या पूछा है आपसे, इनिशियल एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा पूछा है, एल से एल कैंसिल, एम से एम कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3g/2l। ये नीट का क्वेश्चन था, ठीक है, बस आंसर हो। हाँ बस वही इंपॉर्टेंट। ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इस पे। ये वाला देखिएगा, एक मिनट, एक्सिस यहाँ के बजाय यहाँ कर दिया है, समझ आ रहे, और एक्सिस कितने पे है, l/4 पे। एक मिनट ट्राई करिए, l/4 ना, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा ना, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास। अब देखिए कह रहा है ए यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ लेंथ L and mass m is hinged at a distance 1/4 from one of the end। एक एंड से कितने पे, 1/4 पे हिंज कर दिया गया, ठीक है, एंड रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एज शोन इन फिगर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड एज इट passes the vertical position is it passes vertical position is। अब ध्यान से सुनना, रॉड ऐसे ही है ना, ध्यान से सुनना, ये वाली चीज रॉड ऐसी हो जाएगी, जब इस पोजीशन में आएगी ना, इस पोजीशन में, तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, ऐसे घूम रही है ना रॉड ना, तो जब कह रहा है कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, वर्टिकल कंडीशन में होगी, तो इस पोजीशन पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त, देखिएगा, एक मिनट सीखिएगा इस क्वेश्चन को। इस पोजीशन में आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम टॉर्क निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टॉर्क, फिर उसके बाद टॉर्क से एंगुलर एक्सीलरेशन जान लेंगे, क्या जान लेंगे। अच्छा एक मिनट एक बात बताना, ध्यान से सुनना,
यहां पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी इनिशियल? जीरो ना, जस्ट छोड़ा है, जस्ट छोड़ा है। यहां पे एंगुलर वेलोसिटी कितना होगी? जीरो। यहां पे एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एंगुलर वेल। तो एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल और क्या पता है? एंगुलर वेलोसिटी फाइनल पूछ रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी फाइनल पूछ रहा है जब रॉड कहां से पास हो रही हो? वर्टिकल से। ट्राई करिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए निकाल पाते हैं आप? हाँ, फोर्स इसके सेंटर पे लगेगा mg, और ये डिस्टेंस कितना होगी? L/4, 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 तो दोनों मिला करके L/2 हो जाएगी ना, ठीक है। इस बार आई निकालना है, मेन काम आई निकालना है। नहीं, उसके अबाउट हिंज्ड है। सेंटर ऑफ मास तो रॉड का बीच में होगा ना, इसके अबाउट घूम रही है ऐसे, वो ये एक्सिस है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक। एक मिनट देखिए जुगाड़, इस बार टॉर्क से नहीं, अगर देखो कैसे हम कर लेंगे। एक मिनट सुनना मेरी बात, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, हाँ? तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा जब इस पोजीशन में। अब सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया बताइए? ये वाली दूरी कितना होगी? L/, हाँ समझ रहे? सेंटर ऑफ मास कितना दूर है यार? L/4। यहां से चल के यहाँ पे आ गया। अच्छा ये बताओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, ये फ्रिक्शन नहीं है। तो ये यहां से यहाँ आया है ना, ये यहां से यहाँ आया है, तो कितना नीचे आया? L/4। तो पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर होगी? mg, h की जगह पे कितना होगा? L/4। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी, जितना पोटेंशियल एनर्जी इसकी डाउन हुई है ना, वो किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी अभी तक जो होती थी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती थी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम की जगह पे क्या आएगा? आई, और वी की जगह पे क्या आएगा? अब दिख रहा है ना ओमेगा आता हुआ, यहाँ पे कितना हो जाएगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से क्या क्या कट रहा है अभी नहीं, रॉड है ना, रॉड का क्या निकालना पड़ेगा मुझे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकलेगी, इससे निकलेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, देखना ध्यान से। अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो ये एक्सिस है, पहले उस बॉडी का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसके अबाउट सेंटर के अबाउट। तो एक चीज अभी मैंने आपको पढ़ाया था, रॉड के अबाउट कितना होता है, सेंटर के अबाउट रॉड अगर घूमती है ml²/12 होता है, ml²/12 होता है। तो एक चीज आप देखिए, अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट चाहिए और वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल ले, तो पहले आपको उस बॉडी का किसके अबाउट चाहिए? सेंटर के अबाउट। आई ओ एम प्लस क्या होता है? प्लस क्या होता है? अब ये बॉडी का काम हो गया, अब पूरी बॉडी का मास कहाँ पे होगा? सेंटर पे। अब ये एक पार्टिकल बन गया, और वो पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पे घूम रहा है? L/2। तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? m L/4 का होल स्क्वायर। हाँ समझ आ रहे? अब इसको कर सकते हो, ICOM कितने के बराबर? ml²/12, और ये कितना? ml²/60। क्या एलसीएम ले सकते हो? 48, तो कितना हो जाएगा? 4 ml², और ये कितना हो जाएगा? 3 ml², कितना हो जाएगा? 7 ml² कितना हो जाएगा? 48। कितना रख दो यहाँ पे रख लो mg L/4, और हाफ आई की जगह पे कितना हो जाएगा? 7 ml²/48,
ओमेगा स्क्वायर। कितना कटेगा? 4 से कट जाएगा, m से m, एक l से एक l, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 12 2 जा 24 g डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 7l ओमेगा स्क्वायर। हम निकाल लो कौन सा सही है। अब लेंथी हो जाएगा, टाइम नहीं दिया हुआ, या तो डिस्टेंस से जाओगे, काम वही करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन। एक मिनट ध्यान से सुनो। अब यहाँ से एक बात जहन में रट मारना, और वो क्या होगी, जब क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी पूछेगा और रॉड का क्वेश्चन होगा, तब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, और जब आपसे एंगुलर एक्सीलरेशन की बात होगी तब आप टॉर्क से जाना, टॉर्क से, तो जल्दी आंसर आ जाएगा। जब आपसे एंगुलर वेलोसिटी का क्वेश्चन होगा और किससे रिलेटेड होगा, रॉड से, तो आप किससे जाओगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जाओगे। जब आपसे क्वेश्चन होगा एंगुलर एक्सीलरेशन पे, तब आप किससे जाओगे? टॉर्क से। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। समझ आ रही है? सिंपल से। काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है? ओमेगा। एनर्जी से क्या निकालोगे? एंगुलर वेलोसिटी। और टॉर्क में क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन। वैसे ही तब लेंथी नहीं होगा, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होगा। ठीक, चलो इससे क्या सीखा हमने? एक मिनट सुनो। पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन से फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन से एक बात हमें समझ आई कि जब एंगुलर वेलोसिटी का क्वेश्चन होगा तो एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करेंगे, और जब एंगुलर एक्सीलरेशन का क्वेश्चन होगा तो टॉर्क से सॉल्व करेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, चलो हो गया? नहीं तो मैं एक बार और इस कॉन्सेप्ट को बता देता हूं अलग से, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये रॉड है ना, ये इस एंड पे हिंज्ड है, इस एंड पे ना, इस एंड पे हिंज्ड है, ये इसकी एक्सिस है। ये रॉड गिर रही है और गिर के यहां पे आ गई, गिर के यहां पे आ गई ना। अब आपसे पूछा, आप ये बताइए इस कंडीशन में इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी ना, एंगुलर वेलोसिटी भी। तो एंगुलर वेलोसिटी जैसे ही पूछा तो तुरंत समझ जाना कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना। अब ध्यान से सुनना, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था COM, अब कहाँ पे होगा? यहाँ पे COM। अगर रॉड की लेंथ कितना थी? L थी। रॉड की लेंथ कितना थी? L। तो बची कितना? रॉड की लेंथ कितना है? L। तो ये वाली दूरी कितना होगी? L/2। अच्छा, सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया बताइए? L/2 नीचे आया ना, तो कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगी? mg L/2। ये बराबर होगी, जितना पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना बराबर होगी किसके? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना। अब आई जो है ना, एक बात बताइए, ये किसके अबाउट घूम रहा है? एंड के अबाउट ना। किसके अबाउट घूम रहा है? एंड के अबाउट। तो एंड के अबाउट आई कितना होता है? mg L/2 इज इक्वल टू कितना होता है? हाफ m L स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ m से m कैंसिल, L से L कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3g बाई L। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3g बाई L। आ गया इसके लिए आंसर। तो जब भी एंगुलर वेलोसिटी का क्वेश्चन होगा तो आप किससे जाओगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एक क्वेश्चन फिर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन का करा देता हूं ताकि क्लियर रहे आपको। ठीक है, अब ये क्लियर है ना? ओए एक मिनट, ओए रुक जाओ। एंगुलर वेलोसिटी का क्वेश्चन होगा तो आप किससे सॉल्व करोगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। अब देखो एक क्वेश्चन है, ऐसा कर लेते हैं, यूनिफॉर्म रॉड। ये वाला देखो, एक मिनट, ये क्वेश्चन देखो एंगुलर एक्सीलरेशन का है। ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास m which is hinged at the top
most point is released from a position where it makes an angle theta with the vertical as shown. ये दिया हुआ पिक्चर, ये रॉड है ना, ये आपकी क्या कहते हैं, हिंज्ड पोजीशन है रॉड की ना। कह रहा है रॉड यहाँ पे नहीं है, ये रॉड की डॉटेड लाइन है, यहाँ पे रॉड नहीं है, रॉड ऐसे रही होगी ना। कह रहा है रॉड जब यहाँ पे पहुंची है, इस जगह पे रॉड यहाँ पे है और वो वर्टिकल से एंगल कितना बना रही है, थीटा। वर्टिकल से एंगल कितना बना रही है, थीटा। अच्छा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अच्छा रॉड की पूरी लेंथ अगर L है तो ये कितना होगा, L/2 L/2। ये क्या हो गया आपका COM ना, सेंटर ऑफ मास हो गया। अब आपसे कह रहा है ये पूरी पिक्चर बना दी यहाँ तक जितना इसने बोला था। अब आपसे कह रहा है फाइंड द एक्सीलरेशन एट द टिप ऑफ द रॉड। एक्सीलरेशन तभी निकलेगा जब एंगुलर निकलेगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है वो एंगुलर एक्सीलरेशन को r से मल्टीप्लाई करने का। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन, फिर टेंजेंशियल निकल है। हाँ टेंजेंशियल पूछा है, क्लियर है ना। तो अब देखिए टेंजेंशियल का जुगाड़ कैसे करेंगे, एक मिनट सुन लेना। टेंजेंशियल का जुगाड़ यहाँ पे कैसे करेंगे, टेंजेंशियल का जुगाड़ टॉर्क से करेंगे। पहले एंगुलर निकालेंगे फिर टेंजेंशियल निकल जाएगा। तो एंगुलर वो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, I अल्फा। अच्छा टॉर्क कौन बनाएगा, इस पे सेंटर पे क्या लग रहा है बताइए, mg। अच्छा टॉर्क कब बनता है, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस r और f कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, तब टॉर्क बनता है। तो इसका मतलब ये L/2 नहीं, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा बताइए, L/2 cos थीटा, और ये वाला L/2 sin थीटा। ये L/2 sin थीटा से टॉर्क बनाएगा ना mg। तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg L/2 sin थीटा ना, बराबर होगा। अच्छा ये बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, फिर वही वाला है, एंड के अबाउट घूम रहा है ना, तो कितना होगा ml² और ये अल्फा। क्या कट रहा है, ये टॉर्क किससे बनाएगा, इससे बनाएगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होती है ना, फोर्स और आर कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इसका L/2 का जो साइन कंपोनेंट है वो वाला इसके mg के क्या है, परपेंडिकुलर। येलो वाला नहीं लेंगे, परपेंडिकुलर चाहिए ना। इसका वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होगा किससे, मैंने बताया था ना, या तो आप आर के कंपोनेंट करोगे या तो आप फोर्स के करोगे। तो किसके कर रहे हो आप, आर के, और ये फोर्स परपेंडिकुलर हो गया, तो ये टॉर्क हो गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है क्या कट जाएगा, m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, और कुछ कट रहा है, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3g साइन थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2l। कितना आ जाएगा, अल्फा आ गया। अल्फा आने के बाद आपको क्या चाहिए था, टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल अच्छा पूछा कहाँ पे है, पूछा कहाँ पे, टिप मतलब यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर पूछा है तो ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा ना। आर जानते हैं कितना लेंगे ना, ना L/2 मिला के कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, और इनटू कितना हो जाएगा, 3g साइन थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2l, L क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये आंसर हो गया, समझ गए ना। एंगुलर एक्सीलरेशन का क्वेश्चन होगा या, अच्छा अगर यहाँ पे पूछता सेंटर ऑफ मास पे, तब टेंजेंशियल है, तब यहाँ पे L/2 लेते, कितना लेते, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है वो चेंज होता है डिस्टेंस के साथ, समझ आए। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जब निकालना होगा तो हम किससे जाएंगे, टॉर्क से ना। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में, ओए अगर इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और पूछ देता, जैसे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पूछ देता, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ना, जैसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पूछता
एक मिनट ध्यान से। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन के दो फार्मूले होते हैं, लीनियर वेलोसिटी के फॉर्म में v²/r और एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में r ओमेगा स्क्वायर ना। अगर आप सोचो एक मिनट, अगर यहीं से जस्ट छोड़ा होता, रॉड यहां पे नहीं थी, इनिशियल पोजीशन ये थी, अगर यहीं से जस्ट छोड़ा होता तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती? 0। तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता? 0। और अगर कहीं पहले से आ रहा होगा, तो आपको ओमेगा निकालना मैं सिखा चुका हूं। क्या निकालना सिखाया? अगर ओमेगा निकालना सिखाया तो इसका मतलब सेंटीपिटल भी सिखा दिया, खाली r से मल्टीप्लाई करना है। नहीं समझ आया? ओमेगा निकालने के लिए आप क्या करते हो? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या आएगा? ओमेगा। ओमेगा से क्या निकाल लोगे? सेंटीपिटल। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। लेंदी हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने दोनों सिखा दिया, टेंजेंशियल भी और सेंटीपिटल। हाँ ओमेगा अल्फा से दिक्कत है, वो इक्वेशन लगानी पड़ेगी 1D वाली। हमें जैसे मान लेते हैं आपको ये हाइट पता हो, कितना हाइट आया है नीचे ना, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? L/2 cos है। तो आपको पता है ये ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये चाहिए होगा। समझ आ रही ना? तो बड़ा बवाल हो जाएगा फिर। समझ आए? तो सीधा किससे जाओ आप? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जाओ। ये मुसीबत बढ़ा देगा आपकी, ठीक है। आप PDF में भेज दूंगा, या तो फोटो ले लीजिएगा, दो में से। थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा, क्वेश्चन है, ठीक है। तभी कल खत्म हो पाएगा, नहीं तो रह जाएगा। अरे ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट सुनिए, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है, सुनो। कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस इज 1.2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, in order to produce a rotational kinetic energy 1500 joule, कितना? 1500 joule, an angular acceleration of इतना, angular acceleration of इतना must be applied about the axis for a duration of, ठीक है। an angular acceleration of इतना must be applied about the axis of duration of। देखो टाइम आपसे पूछा है, ध्यान से सुनना। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई बॉडी है, उस पर टॉर्क लगाया। क्या लगाया? टॉर्क। टॉर्क लगाने से ही तो एंगुलर एक्सीलरेशन आता है। टॉर्क लगाने से क्या आता है? एंगुलर एक्सीलरेशन। जब एंगुलर एक्सीलरेशन इतना पहुंचा ना, पहले किस में था? रेस्ट में। पहले किस में था? रेस्ट में। रेस्ट से कितना एंगुलर एक्सीलरेशन पहुंच गया? 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर पहुंच गया। तो जब इतना पहुंच गया एंगुलर एक्सीलरेशन, तो आप ये बताइए टाइम कितना लगा? तो देखिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन यूज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना, इतने के बराबर होता है। आपको साफ साफ दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी कितना है? 1500 जूल। यहां पे रख दो 1500। हाफ आई कितना दिया हुआ है? आई कितना दिया हुआ है? 1.2। 1.2 ओमेगा निकल आएगा है? ओमेगा नहीं है, ये अल्फा है। ओमेगा निकल आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 1.2। यहां से कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट कितना है? 3000 डिवाइड बाई 1.2। इसको बताइए कितना आएगा? कितना आएगा? 50 आएगा। ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया? 50। अच्छा ये बताओ, ये कौन सी वेलोसिटी है? ये कौन सी एंगुलर वेलोसिटी है? फाइनल वाली। कौन सी है? फाइनल वाली। ये फाइनल है। इनिशियल कितना? इनिशियली किस में था? रेस्ट में। तो आप इस वाली इक्वेशन को यूज कर सकते हो, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। कोई दिक्कत? कल बताया था इसके बारे में, तीनों इक्वेशन के बारे में।
लीनियर वाली होती है, v इज इक्वल टू क्या होती है, u प्लस ए टी, बस इसकी जगह पे सारा एंगुलर वाला आ जाएगा, ये बताया था। अब यहाँ पे देखना इनिशियल कितने के बराबर है 0, फाइनल कितना आया 50, अल्फा कितना दिया हुआ है 25, टी कितना आ जाएगा 2 सेकेंड, बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात? अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा सही हो जाएगा? ये सब के सब होमवर्क है, ठीक। हाँ आंसर कमेंट करिए। नहीं दिख जाएगा उतना, चल बस अब कितनी बार कहेंगे? नहीं वो नहीं बोलते। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा है। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा ठीक। और लास्ट ये वाला है जो मैंने लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया था, mh²/6 ना, उस पे बेस्ड है ये, जिस एक्सिस के अबाउट। हाँ ये देखना और ट्राई करना, बताना कौन सा सही है। नहीं नहीं ना, ये नहीं देखना होता, जिस एक्सिस से घूमेगा ना उसकी परपेंडिकुलर हाइट ज्यादा जिसकी होती, ये I इज इक्वल टू जो mh²/6 होता है ना, h जो होता है वो परपेंडिकुलर हाइट होती है। परपेंडिकुलर हाइट किस एक्सिस से ज्यादा है, इस वाले से 3 मिल रहा है, इस वाले से 4 मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा इससे है 4, फिर 3, और इस वाले से बहुत छोटा मिलेगा, समझ रहे? सबसे कम इस वाले से होगा, सबसे ज्यादा किससे होगा, बीसी से। कौन सा सही होगा? बीसी से, डी सही होगा। ऐसे ही कर सकते हो, ट्राई करिएगा, मैं पढ़ा चुका हूं इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।